नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे विद्यापति में ही जो लौकिक साहित्य चल रहा है उसमें विद्यापति का टॉपिक चल रहा है। कवि विद्यापति के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जानकारी पहले वीडियो में प्राप्त करी है। अब इस वीडियो में भी अभी विद्यापति ही चल रहे हैं। ठीक है साथियों, तो विद्यापति के बारे में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हम लोग यहाँ पर उसी को देखेंगे। ठीक है, तो विद्यापति जी कैसे थे, क्या थे, वो सारी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त वहाँ पर कर ली थी। अब थोड़ा बहुत विद्यापति के बारे में अभी और भी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो ऐसा कहा जाता है साथियों कि विद्यापति जी के द्वारा लिखे गए जो भी चीज़ें थी या विद्यापति के द्वारा जो भी बातें लिखी गई थी, जो जनश्रुतियाँ हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, विद्यापति के सारे जितने भी उन्होंने लिखा उनको गाते गाते या सुनते सुनते बेहोश हो जाया करते थे, ऐसा कहा जाता है साथियों। ऐसी जनश्रुति है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु है साथियों, वो विद्यापति कि जितनी भी बातें थी या विद्यापति के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया था उनको सुनकर के, यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु है उनको सुनकर के, विद्यापति के द्वारा लिखी गई बातों को सुनकर के या विद्यापति के द्वारा लिखी गई रचनाओं के दोहों को सुनकर के वो क्या हो जाया करते थे, जो चैतन्य महाप्रभु थे वो बेहोश हो जाया करते थे, बेहोश हो जाया करते थे। तो आगे से जो विद्यापति के बारे में मैंने पिछला पढ़ाया उसके आगे से कंटिन्यू आप लिखते जाइए। अभी विद्यापति का ही टॉपिक चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु विद्यापति की बातों को सुनकर के, विद्यापति के द्वारा लिखे गए गीतों को या विद्यापति के द्वारा लिखी गई रचनाओं को सुनकर के ये चैतन्य महाप्रभु क्या हो जाया करते थे, बेहोश हो जाया करते थे साथियों। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति की जो कीर्ति लता है को श्रृंग श्रृंगी संवाद कहकर पुकारते हैं साथियों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साथियों जो विद्यापति के द्वारा जो कीर्ति लता लिखी है, विद्यापति के द्वारा जो कीर्ति लता लिखी गई है, इस कीर्ति लता को साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा क्या कहा गया, श्रृंगार श्रृंगारी क्या कहा गया है, ये ध्यान रखना आप लोग। भृंगी संवाद, याद रखना, भृंगी संवाद ये कहा है साथियों। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। श्रृंगार श्रृंगारी ने भृंगी संवाद कह के पुकारा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई उसे भृंगी संवाद कह के पुकारा है। आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना और ध्यान रख लेना मित्रों। ठीक है, आगे बात करते हैं पंडित हरप्रसाद शास्त्री। जो पंडित हरप्रसाद शास्त्री है, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्ति लता पुस्तक की प्रतियां प्राप्त की थी साथियों। तो याद रखना, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने जो नेपाल है वहाँ का क्या है, राजकीय पुस्तकालय है, नेपाल का राजकीय पुस्तकालय, नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से जो कीर्ति लता है साथियों, कीर्ति लता की प्रतियां, कीर्ति लता की जो प्रतियां हैं वो प्राप्त की थी। तो याद रखना साथियों, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में राजकीय पुस्तकालय है वहाँ से कीर्ति लता जो रचना जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई उसकी प्रतियां प्राप्त करी थी। तो ये ध्यान रखना कि हरप्रसाद शास्त्री ने कीर्ति लता की प्रतियां कहाँ से प्राप्त करी थी, तो याद रखना नेपाल से। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने प्रतियां कहाँ से प्राप्त करी, नेपाल से प्राप्त करी, ये ध्यान रखना। फिर आगे ध्यान रखने वाली बात क्या है, विद्यापति की राजा शिव सिंह, ध्यान रखना, विद्यापति की राजा
शिव सिंह, राजा शिव सिंह और उनकी रानी, राजा शिव सिंह और उनकी रानी क्या नाम था? लक्ष्मा देवी। याद रखना साथियों, लक्ष्मा देवी के प्रति अपार श्रद्धा थी। यानी कि जो विद्यापति है वो राजा शिव सिंह और उनकी रानी थी लक्ष्मा देवी, इनके प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। कौन? विद्यापति। ठीक है, आप लोग लिख लेना। इसलिए आगे लिखते जाइए, इसलिए विद्यापति ने राजा शिव सिंह को कृष्ण व रानी को राधा मानकर पदावली की रचना की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों मैंने आपको लिखा दी है कि जो विद्यापति जी थे वो राजा शिव सिंह और उनकी रानी थी रानी लक्ष्मा। शिव सिंह की रानी थी लक्ष्मा। ठीक है, इनके प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। कौन? विद्यापति जी। तो विद्यापति ने क्या किया कि विद्यापति जी ने क्या किया कि राजा शिव सिंह को तो माना कृष्ण और जो रानी थी लक्ष्मा देवी उनको माना इन्होंने राधा। ठीक है, इसको मानकर इन्होंने क्या लिखा? पदावली की रचना करी, यानी कि विद्यापति पदावली की रचना इनके द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है साथियों। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब इसके आगे और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें हम लिखते हैं साथियों। चैतन्य महाप्रभु जो थे इनके गीतों को गा कर के, सुन कर के, इनकी बातों को सुन कर के वो क्या हो जाया करते थे? बेहोश हो जाया करते थे। हजारी प्रसाद शास्त्री के द्वारा भृंगी संवाद कहकर के कीर्ति लता को पुकारा गया था साथियों। और ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा माना है। और दूसरे हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा जो है नेपाल से कीर्ति लता की प्रतियों को प्राप्त किया गया था। और विद्यापति जो है राजा शिव सिंह और उनकी रानी थी लक्ष्मा देवी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है साथियों आपको ध्यान रखनी है। मित्रों, अगर आपको नोट्स मंगवाने हैं हिंदी साहित्य के, इतिहास के और काव्य शास्त्र के, या फिर साइकोलॉजी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, किसी के भी जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है सभी जगह नोट्स काम करेंगे, तो आप मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, लिंक दिया गया है, तो साथियों वहां से आप लोग इन चीज़ों को प्राप्त करें। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स ज़बरदस्त हैं, आप मंगवाइए, पढ़िए, हैंड रिटन नोट्स से मज़ा आ जाएगा साथियों। तो आगे बात करते हैं, इसी क्रम में आगे बात करते हैं। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को, याद रखना, राजा शिव सिंह ने विद्यापति को, कौन थे? राजा शिव सिंह थे। इन्होंने साथियों जो विद्यापति थे, विद्यापति को, राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विप्सी गांव जो है उपहार में दिया था। विद्यापति को विप्सी गांव जो है क्या दिया था? उपहार में दिया, तो दिया था साथियों, ये आपको याद रखना है। कौन सा गांव था? विप्सी गांव था। विप्सी नहीं, विसपी, ये ध्यान रखना भाई, गलत नहीं कर लेना। विस्पी जो गांव है वो विद्यापति को राजा शिव सिंह के द्वारा क्या दिया गया था? उपहार में दिया गया था। विस्पी गांव। ठीक है, अब जिस पर इनके विदेशी विद्वेषी केशव मिश्र ने इन्हें अति लुब्ध नगर याचक कहा था। ये बात भी बहुत ही लिखने वाली बात है। जिस पर इनके विद्वेषी
विद्वेषी। अब विद्वेषी कौन थे? केशव मिश्र। क्या नाम था उनका? केशव मिश्र। केशव मिश्र ने इन्हें अति लुब्ध नगर याचक कहा। अति लुब्ध नगर याचक कहा था। तो ये याद रखना भाई, अति लुब्ध नगर याचक कहा था। किसके द्वारा? केशव मिश्र के द्वारा, जो इनके विद्वेषी थे ये। ठीक है, याद हो जाएगी बातें। फिर अगली बात आती है इसी क्रम में साथियों, पदावली गीत। पदावली जो है गीत गोविंद, पदावली गीत गोविंद पर आधारित व मैथिली भाषा में रचित हैं। मैथिली भाषा में रचित हैं। साथियों, जो पदावली इन्होंने लिखी, विद्यापति पदावली जिसे हम कहते हैं, वो गीत गोविंद, ठीक है, पर आधारित हैं और मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो याद रख लेना, जो विद्यापति पदावली है वो गीत गोविंद पर तो आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पर आधारित है? तो गीत गोविंद रचना पर आधारित है। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। जो पदावली है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रख लेनी है साथियों। विद्यापति को हिंदी साहित्य में विद्यापति को हिंदी साहित्य में पद शैली का प्रवर्तक व सूरदास को पद शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। जो विद्यापति जी हैं वो हिंदी साहित्य में पद शैली के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो सूरदास जी है साथियों, वो पद शैली के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। तो जो पद शैली है, हिंदी साहित्य में पद शैली है, उसके पथ प्रदर्शक तो सूरदास जी को माना जाता है, लेकिन जो पद शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं वो विद्यापति जी को माना जाता है। तो ये दोनों बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं साथियों। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ले लिया होगा। चलिए बढ़े आगे। तो इसी क्रम में और भी बातें हैं जो अभी विद्यापति जी के लिए हमें याद करनी है, लिखनी है। बहुत तगड़ी बातें लिखा रहा हूँ साथियों में। हिंदी साहित्य का इतिहास के जो नोट्स हैं आपको इतने बढ़िया लिखा दूंगा कि शायद कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे पास ये वाइट बोर्ड है जहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं विद्यापति के अंतिम पद। विद्यापति के अंतिम पद गंगा को समर्पित हैं। किसको समर्पित है साथियों? गंगा को समर्पित हैं। पद ये हैं। अब क्या पद हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। बड़ सुख सार पाहोल तुह तीरे। कौन सा पद है? बड़ सुख सार पाहोल तुह तीरे छोड़ हित निकट नयन बह नीरे। छोड़ इत निकट नयन बह नीरे।
ठीक है, तो ये पद था इनका जो आपको ध्यान रखना है। बड़ सुख सार पाहोल तूह तीरे, छोड़ इत निकट नयन बह नीरे। ठीक है, तो ये पद जो है इन्होंने किसको, गंगा को समर्पित किया था और इनका जो है ये अंतिम पद माना जाता है साथियों। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अब इनकी रचनाएं, अब रचनाएं कौन कौन सी रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो कुल ग्रंथ हैं इनकी रचनाओं में साथियों, कुल ग्रंथ कितने माने गए हैं, 16 माने गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, संस्कृत भाषा में इन्होंने कितने लिखे, संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखे हैं साथियों 13, और अवट भाषा में जो है, जो अवट भाषा में इन्होंने लिखे हैं साथियों, अवट भाषा में 2 लिखे हैं, और है मैथिली भाषा में इन्होंने, मैथिली भाषा में जो है साथियों 1 लिखा है। तो ये आपको ध्यान देना है। कुल ग्रंथ 16 है और संस्कृत भाषा में इन्होंने 13 ग्रंथ लिखे हैं, अवट भाषा में 2 लिखे हैं और मैथिली भाषा में साथियों 1 ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए अब उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भी इन्होंने लिखे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, क्या क्या इन्होंने लिखे हैं। देखो, विद्यापति के द्वारा जो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, अब विद्यापति पदावली तो साथियों इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था, आप सबको पता है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के ग्रंथ जो 13 ग्रंथ हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। जो इनके संस्कृत भाषा के जो 13 ग्रंथ हैं, 13 ग्रंथ, ठीक है, और ये किस भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं साथियों। तो विद्यापति के द्वारा जो 13 ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, कौन कौन से ग्रंथ हैं मित्रों, लिख लीजिएगा। भू परिक्रमा, ठीक है। दूसरा है साथियों पुरुष परीक्षा। तीसरा है लिखनावली, पुरुष परीक्षा लिखनावली। चौथा है विभाग सार, ठीक है। 5वां ग्रंथ है इनका शैव सर्वस्व सार। 6ठा ग्रंथ है प्रमाणभूत। 7वां ग्रंथ है दान वाक्यावली। और 8वां ग्रंथ है गंगा वाक्यावली साथियों। 9वां ग्रंथ है दुर्गा भक्ति तरंगिणी। और 10वां ग्रंथ है गया पतलक, ठीक है। और 11वां नंबर पर है वर्षा कृत्य। 12वां मणि मंजरी। 13वां है गोरक्षक विजय। और 14वां नंबर पर है, 13 ही तो थे ठीक है ना, तो मेरा ध्यान ही लग गया था। तो 13 ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखे हैं, पहला है भू परिक्रमा, दूसरा है पुरुष परीक्षा, तीसरा है लिखनावली, और चौथा है विभाग सार, और 5वां है शैव सर्वस्व सार, 6ठा है प्रमाणभूत, 7वां है दान वाक्यावली, 8वां है गंगा वाक्यावली, 9वां है दुर्गा भक्ति तरंगिणी, और 10वां है गया पतलक, फिर वर्षा कृत्य, मणिमंजरी, गोरक्षक विजय। तो साथियों जो पहला ग्रंथ है भू परिक्रमा, अब ये जो पहला ग्रंथ है इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ। ये इनकी दूसरी रचना है। ये इनकी कौन सी रचना है? भू परिक्रमा दूसरी रचना है, ठीक है। इसको दूसरी रचना माना जाता है, ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रख लीजिए। जो पुरुष परीक्षा है ये इनकी तीसरी रचना है साथियों। ये इनकी कौन सी रचना है? ये इनकी तीसरी रचना है,
ठीक है, अब लिखनावली की बात करते हैं तो ये इनकी 5वीं रचना है साथियों। ये इनकी कौन सी रचना है? 5वीं रचना है। ठीक है, विभाग सार की बात करते हैं तो इसे स्मृति ग्रंथ कहा गया। ये कौन सा ग्रंथ माना जाता है? स्मृति ग्रंथ इसको कहते हैं साथियों। ठीक है, सेव सर्वस्व सार जो 5वां ग्रंथ है, सेव सर्वस्व सार, यह इनकी 6ठी पुस्तक है। इसमें इनका श्रृंगारी रूप दिखाई पड़ता है। ये इनकी कौन सी पुस्तक है? 6ठी पुस्तक है और इसमें श्रृंगारी रूप है साथियों। अब प्रमाणभूत की बात किया जाता है तो प्रमाणभूत पुराण संग्रह है। ये क्या है? पुराण संग्रह इसको माना जाता है, पुराण संग्रह। जो दान वाक्यावली है साथियों, ये इनकी 8वीं रचना मानी जाती है। कौन सी रचना मानी जाती है? 8वीं रचना मानी जाती है। गंगा वाक्यावली इनकी जो है साथियों 7वीं रचना मानी जाती है। ठीक है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी की बात करते हैं, गया पतलक, वर्षा कृत्य, मणि मंजरी। जो ये मणि मंजरी है साथियों, ये इनका नाटक रहा है। ये तो एक ही नाटक है जो इन्होंने संस्कृत में लिखा था। और गोरक्षक विजय भी इनका नाटक ही था साथियों। गोरक्षक विजय भी इनका नाटक था। और गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में था इसका। गोरक्षक विजय में जो है गद्य भाग है, गद्य भाग तो साथियों संस्कृत में लिखा है इन्होंने। गोरक्षक विजय का संस्कृत में है। ठीक है, और जो पद्य भाग है, इसका जो पद्य भाग है साथियों, जो पद्य भाग है वो इन्होंने मैथिली में लिखा था। तो याद रखना, गोरक्षक विजय को जो है इन्होंने, जो गोरक्षक विजय है इनका नाटक, गद्य भाग तो संस्कृत में लिखा और जो पद्य भाग हैं उसको मैथिली भाषा में इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे के सारे जो संस्कृत भाषा में लिखे गए पूरे के पूरे जो ग्रंथ है 13 ग्रंथ, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों, बहुत गजब का मैटर है। और आप लोग चाहे इस मैटर से कुछ भी, चाहे कहीं पर भी एग्जाम हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से कहीं पर भी हिंदी साहित्य का पेपर आता है या हिंदी साहित्य का कोई भी टॉपिक आता है तो 100% यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये विश्वास मान के चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथ। अब अवट भाषा में इन्होंने 2 लिखे थे। ठीक है, अवट भाषा में कितने लिखे? अवट भाषा में इनके ग्रंथ थे कितने? 2 थे। अब 2 ग्रंथ कौन कौन से अवट भाषा में? एक तो था इनका कीर्तिलता। कीर्तिलता को इन्होंने अवट भाषा में लिखा। तो कीर्तिलता की जो रचना है 1403 ईस्वी की बताई जाती है साथियों। ये ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है। इसकी पहली बात है, यह एक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य माना जाता है। ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है। यह इनकी प्रथम रचना मानी जाती है और ये इनकी क्या है? प्रथम रचना भी मानी जाती है। कौन सी? कीर्तिलता की बात कर रहा हूं मैं। ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है और जो कीर्तिलता है वो विद्यापति जी की प्रथम रचना भी मानी जाती है। लिख लेना साथियों। इसकी भाषा स्वयं कवि ने अवट मानी है और इसकी भाषा जो है स्वयं कवि ने भाषा अवट मानी है। तो ये ध्यान रखना, अवट मानी है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूं। इसकी भाषा स्वयं कवि ने क्या मानी है? अवट मानी है। जबकि अन्य विद्वानों ने इसकी भाषा मैथिली मानी है। लेकिन अन्य विद्वान इसकी भाषा जो है मैथिली मानते हैं। कौन सी मानते हैं? मैथिली भाषा मानते हैं साथियों। तो याद रखना, स्वयं कवि तो इसकी भाषा कौन सी मानते हैं? अवट मानते हैं। लेकिन जो अन्य विद्वान हैं वो इस कीर्तिलता की भाषा को मैथिली मानते हैं। तो स्वयं कवि तो क्या मानते हैं? विद्यापति जी तो अवट मानते हैं। याद रखना, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। अब इसके अंदर क्या है? कीर्ति सिंह द्वारा
अपने पिता का बदला लेने का वर्णन इसमें किया गया है, वर्णन किया है साथियों। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कीर्तिलता में है क्या। कीर्तिलता में है जो कीर्ति सिंह थे, उन्होंने अपने पिता का बदला लेने का वर्णन इसमें किया था विद्यापति के द्वारा साथियों। इसमें जौनपुर नगर का बहुत यथार्थ वर्णन किया गया है साथियों। तो जो जौनपुर नगर है, जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है साथियों इसमें, यथार्थ जौनपुर नगर का साथियों इसमें यथार्थ वर्णन किया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। साथ ही तुर्कों के नरसंहार हत्याचार का बड़ा मार्मिक चित्रण इसमें हुआ है। इसमें किसमें? कीर्तिलता में। इसमें साथियों जो है, जो तुर्क थे, तुर्कों के द्वारा तुर्कों के नरसंहार, नृशंस हत्याचार का बड़ा मार्मिक चित्र उपस्थित किया है साथियों। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें कीर्तिलता के अंतर्गत आपको याद होनी चाहिए। कीर्तिलता एक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है। कीर्तिलता जो विद्यापति की है वो प्रथम रचना मानी जाती है। कीर्तिलता को जो है स्वयं विद्यापति कौन सी भाषा के? अवट भाषा में मानते हैं, लेकिन अन्य विद्वान मैथिली भाषा में मानते हैं साथियों। कीर्तिलता के अंतर्गत जो है राजा कीर्ति सिंह थे, जो कीर्ति सिंह थे राजा, उन्होंने अपने पिता का बदला लेने का वर्णन जो है इसमें दिया गया है। तो कीर्ति सिंह की बात इसमें रही है कि कीर्ति सिंह ने जो है अपने पिता का बदला लिया था, तो ये इसका वर्णन जो है विद्यापति ने इसमें किया है। साथ जौनपुर नगर जो है उसका वर्णन भी यथार्थ वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। और साथियों इसमें तुर्कों के जो नृशंस हत्याचार रहे हैं उसका बड़ा ही मार्मिक ढंग से विद्यापति के द्वारा कीर्तिलता में किया गया है साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है मैंने आपको कीर्तिलता के बारे में लिखवा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप अपने रजिस्टर में, आप अपने नोट्स के साथ इन्हें समाहित कीजिएगा मित्रों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फटाफट जल्दी से लीजिए। ले लिया? हाँ, चलिए। अब ये तो बात हो गई साथियों अवट भाषा में लिखे गए दो ग्रंथ, जो अभी कीर्तिलता के बारे में हमने बात करी है। अब अगला आता है ग्रंथ अवट भाषा का ही कीर्ति पताका। कौन सा ग्रंथ है नंबर 2 पर? कीर्ति पताका। कीर्ति पताका ये भी इन्होंने अवट भाषा में ही लिखा गया था। तो कीर्ति पताका अभी तक सूचना मात्र है, ये इनकी चौथी रचना रही है। जो कीर्ति पताका है साथियों, ये केवल सूचना मात्र रही है, सूचना मात्र रचना है। और ये इनकी चौथी रचना थी, चौथी रचना है साथियों। तो याद रखना, जो कीर्ति पताका है ये एक सूचना मात्र रही है और ये रचना इनकी चौथी रचना मानी जाती है साथियों। अब मैथिली भाषा में इन्होंने एक ही रचना का प्रयोग किया था। तो मित्रों याद रखिए, मैथिली भाषा में कितनी रचनाओं का प्रयोग किया? एक रचना का प्रयोग किया था मैथिली में, और वो थी इनकी पदावली। कौन सी रचना थी? विद्यापति पदावली, जिसे हम लोग कहते हैं। यह विद्यापति के यश का आधार है। इसमें अगर पहली बात की जाए, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, यह विद्यापति के यश का आधार ग्रंथ माना जाता है, आधार ग्रंथ माना जाता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह विद्यापति के यश का क्या माना जाता है? एक आधार ग्रंथ माना जाता है। और इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है मित्रों। इसमें लौकिक प्रेम का वर्णन
किया गया है साथियों। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त मानते हैं। जो बंगाल है साथियों, बंगाल में विद्यापति को वैष्णव भक्त मानते हैं। जो बंगाल है वहाँ पर विद्यापति को क्या माना जाता है? वैष्णव भक्त कहा जाता है। तो लिख लीजिए साथियों, बहुत ढंग से, बहुत अच्छी तरह से, और लिखना भी बहुत ज़रूरी है। लिख लिया? और या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, थैंक यू मित्रों, ले लिया होगा आप लोगों ने। अब ये तो सारे की सारी बातें हुई जो भी विद्यापति जी के द्वारा किया गया। विद्यापति जी कैसे थे, विद्यापति जी ने क्या किया, विद्यापति जी ने क्या लिखा, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी है साथियों। अब यहाँ पर बात करेंगे विद्यापति जी के द्वारा जो प्रमुख पंक्तियाँ लिखी गई है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो विद्यापति जी ने प्रमुख पंक्तियाँ जो विद्यापति जी की जो प्रमुख पंक्तियाँ रही हैं, कौन कौन सी पंक्तियाँ प्रमुख थी? तो माधव अम परिणाम निराशा। तो पहली पंक्ति आती है माधव अम परिणाम निराशा। तो ये पंक्ति इनकी इम्पोर्टेंट रही साथियों। दूसरी पंक्ति इनकी इम्पोर्टेंट थी पुरुष कहानी में पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुण्य। ठीक है, ये इनकी दूसरी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंक्ति है देसिल बहन्ना सब जन मिठा। तो ये इनकी तीसरी पंक्ति हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। फोर्थ नंबर पर आती है बालचंद विज्जा वही भाषा दूही नहीं लागही दुज्जन हासा। ये इनकी चौथी पंक्ति जो इम्पोर्टेंट है साथियों। और पांचवी पंक्ति इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदू बोले दुरही निकार। ठीक है, फिर है छोटहु तुरुका भबकी भार। तो लिख लीजिएगा छोटहु तुर्का भबकी भार। तो ये इनकी पंक्तियां हैं। तो साथियों, विद्यापति जी की प्रमुख पंक्तियों में इनको बहुत इम्पोर्टेंस मिली है, तो इनको भी आप अपने नोट्स में समाहित कीजिए, लिखिएगा। तो माधव अम परिणाम निराशा, पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुण्य। तीसरी है देसिल बहना सब जन मिठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। चौथे नंबर पर है बाल चंद विजवही भाषा दूही नहीं लागही, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुज्जन हासा। पांचवी है हिंदू बोले दुरही निकार छोटहु तुरका भबकी भार। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, तो आप इनको भी अपने नोट्स में समाहित कीजिएगा साथियों। लिख लो साथियों, जल्दी से आप इनको लिखिए। और मित्रों, अब आगे जो भी इसके बारे में आया है विद्यापति जी के बारे में जो है, अब अगला जो वीडियो होगा साथियों, वो विद्यापति जी के बारे में किस किस के द्वारा क्या क्या कहा गया है, विद्यापति जी के लिए उन्होंने क्या क्या कहा, अलग अलग राइटर के, अलग अलग रचनाकार के कथन
विद्यापति जी के बारे में हम लोग लिखेंगे मित्रों। तो अभी विद्यापति जी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट ग्रेड में, DSSB में, केंद्रीय विद्यालय में सभी जगह विद्यापति जी को बहुत तगड़े तरीके से पूछा जाता है। इसलिए विद्यापति जी के बारे में बहुत तगड़ी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए मित्रों। तो इन पंक्तियों को भी आप अपने नोट्स में लिखें। अभी विद्यापति जी के बारे में तीसरा वीडियो आएगा, उसमें सारे के सारे कथन होंगे अलग अलग रचनाकारों के द्वारा, ठीक है, वो विद्यापति जी के लिए ही होंगे साथियों। तो ठीक है, ये दूसरा वीडियो भी विद्यापति जी के लिए आज खत्म करते हैं मित्रों। नोट्स आपको मंगवाने हैं तो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नंबर भेज सकते हैं या एड्रेस भेज सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स, काव्य शास्त्र के नोट्स कंप्लीट आपको मिलते हैं। अगली बात मैं आपको बता देता हूं, जो रीट साइकोलॉजी के नोट्स हैं वो भी आप मंगवा सकते हैं, टेट साइकोलॉजी के नोट्स मंगवा सकते हैं, सी टेट साइकोलॉजी के नोट्स मंगवा सकते हैं साथियों। बहुत अच्छे नोट्स हैं, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के जो साइकोलॉजी के नोट्स हैं आप मंगवा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए साइकोलॉजी और स्कूल मैनेजमेंट के नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों शायद आपको अच्छा लगेगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ निश्चित रूप से आपके बेनिफिट ही होगा। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए साथियों। अभी विद्यापति जी का तीसरा वीडियो और आएगा, उसमें विद्यापति जी के लिए कहे गए कथन अलग अलग रचनाकारों के द्वारा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं साथियों। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शायद आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।